तो हेलो तितिक्षा मैम। हेलो दिवाकर। तो सबसे पहले तो मैम मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आपने इस साल पीएचडी एडमिशन्स के लिए जो राजस्थान एंट्रेंस में एग्जामिनेशन होता है उसमें ऑल ओवर फर्स्ट रैंक अचीव की है। और साथ ही साथ आपने AICE JRF SRF 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें आपने ओवरऑल 9th रैंक अचीव की है, विच इज़ अ बिग थिंग। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम। थैंक यू दिवाकर। मैम एक चीज़ मैं ये भी मेंशन करूंगा कि अब तक जो भी मैंने वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं वो एक तरह से लेक्चर वीडियोस रहे हैं, लेकिन आपके साथ ये जो मेरा पहला ऐसा काइंड ऑफ इंटरेक्शन वाला वीडियो है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस और थैंक यू सो मच, आपने इसके लिए टाइम निकाल रहे हैं इसके लिए, तो थैंक यू मैम। मुझे तो मैं थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द टाइप ऑफ कंटेंट यू क्रिएट ऑन यूट्यूब। तो मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे इनवाइट किया इस वीडियो के लिए, तो आई एम थैंकफुल फॉर यू। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है मैम, थैंक यू। तो मैम अब इससे जो मेन टॉपिक हमारा है आज, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने इस तरह से अपनी जर्नी में इतना अच्छा आपने अचीव की है रैंक, तो उसके पीछे का आपकी क्या स्ट्रेटजीज वगैरह रही हैं, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा। तो उस क्वेश्चंस में से की शुरुआत करूँ उससे पहले दिमाग में एज अ BSc स्टूडेंट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है यही है कि इम्पोर्टेंस या कहूँ स्कोप क्या रहता है हॉर्टिकल्चर का। अगर BSc का स्टूडेंट अगर हॉर्टिकल्चर के अंदर पीजी करना चाहता है तो उसके दिमाग में क्या स्कोप रह सकता है कि हाँ, मास्टर्स करने के बाद हॉर्टिकल्चर में मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। अ, वैसे जो भी यूजी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी टाइम ये पूछते हैं कि हम लोगों को पीजी क्यों करना चाहिए, क्यों हम लोग 2 साल स्पेंड करें पीजी में। तो ऐसा है कि जैसे जैसे हमारा क्वालिफिकेशन बढ़ता है ना, हम लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज है वो और क्रिएट होती है। अगर आप मास्टर्स करोगे तो आपकी जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होंगी और ज्यादा रिस्पेक्टेबल होंगी एज कम्पेयर टू यूजी। और फिर अगर आप पीएचडी करते हो तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज मास्टर्स से ज्यादा होती है। तो जैसे अगर हम लोग सिर्फ यूजी करते हैं, तो अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो है हॉर्टी के लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। तो अगर हम लोग सिर्फ यूजी करते हैं तो हम सब सुपरवाइजर डबल एओ या कोई प्राइवेट कंपनी के लिए एलिजिबल होते हैं। पर अगर हम लोग मास्टर्स कर लेते हैं तो जो हमारे यहाँ पर एक रेस्पेक्टेबल रेपुटेड जॉब है एओ, उसके लिए हम लोग एलिजिबल रहते हैं। प्लस अगर हम लोग मास्टर्स एंड नेट क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपी के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ASRB नेट जो कि एग्रीकल्चर का नेट कंडक्ट करवाता है, तो उसमें एसएमएस दैट इज सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एसटीओ जो कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है, उसके लिए भी हम एलिजिबल होते हैं। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर वालों के लिए नहीं है, ये आप किसी भी सब्जेक्ट में करो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो। प्लस आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए जो स्पेसिफिकली पोस्ट निकलती है, जैसे गार्डन ऑफिसर होता है, और जो वेजिटेबल की हाइब्रिड सीड्स बनाने वाली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसके लिए बहुत सारी जो कंपनीज है लाइक रिलायंस है, वो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अपने हायर करती हैं। तो ऐसे प्राइवेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं उनके लिए जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है अपने पर्टिकुलर फील्ड में। तो मेरा यही कहना है मास्टर्स करना काफी इंपॉर्टेंट है, यूजी तक मत रुको। सही है मैम, सही है। मुझे लगता है इवन दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह के अंदर भी जो सॉइल साइंस वगैरह है, तो आजकल मैंने जिससे भी पूछा है यही प्रेफर करते हैं कि मास्टर्स तो करनी ही चाहिए। आगे इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज मिलता है और थोड़ा हम वास्ट सब्जेक्ट के बारे में जान पाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं जॉब से रिलेटेड। तो इट्स अ वही। गुड थिंग। और मैम एक चीज़ मुझे याद है, मेरे एक जूनियर ने मुझसे पूछी थी कि अगर वो BSc इन हॉर्टिकल्चर कर रहा है तो वो क्या AIEAPG जो एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू फिर वो MSc इन एग्रीकल्चर कर सकता है, तो क्या ऐसा हाँ, पॉसिबल होती है चीज़ें? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। वाइस वर्सा भी चलता है, जैसे कि मेरा बीएससी एग्रीकल्चर से है तो मैंने हॉर्टिकल्चर में मास्टर्स किया है। और अगर आपका बीएससी हॉर्टी से है तो आप मास्टर्स इन एग्रीकल्चर बन सकते हो। बस आपको वो जो सब्जेक्ट आपको करना है उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो तो नो वन कैन स्टॉप यू। सही है मैम, सही है। तो फिर आगे आपको लगता है कि सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अगर एज अगर वो हॉर्टिकल्चर पढ़ के आ रहा है फिर देन वो एग्रीकल्चर में आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती आगे, या आप वही है पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से? नहीं, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से पैशनेट पैशनेट रहे हो आप प्रिपरेशन के टाइम, तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जो ये एग्जाम राइट करते हो उसके पहले आपको एक थॉरो डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो अगर आपने एग्जाम क्लियर किया है तो आप वहां पे आगे भी सस्टेन कर सकते हो।
तो अच्छे से अगर अपना पैशन है और इंटरेस्ट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आएगी। सही है। चलिए, तो मैम एक चीज़ ये भी जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि पीजी के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? तो उसके लिए क्या हमारी अगर यूजी चल रही है तो क्या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछते हैं सभी स्टूडेंट, तो वो आप उसके बारे में बताएँ प्लीज़? मेरा अपना मैं बताती हूँ, मैंने सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि सबसे पहले तो मेरी 11th-12th बायो से है, तो मैं एग्रीकल्चर में थोड़ा न्यू ही थी। फिर जैसे मेरा हॉर्टिकल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना था बिकॉज़ मुझे पता था कि मेरा नॉलेज इतना नहीं है। तो फिर मैंने सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से एकदम अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको एटलीस्ट सेकंड ईयर में स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप थर्ड ईयर तक फ्लो में आ पाओ। क्योंकि आपको थोड़ा जब आप स्टार्ट करते हो रीड करना, तो आपको थोड़ा सब्जेक्ट को समझने में बहुत टाइम लगता है। तो आपका अराउंड 5 to 6 मंथ्स तो उसी में चला जाता है, सब्जेक्ट को समझने में, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ों में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट सेकंड ईयर के सेकंड सेम में या थर्ड ईयर में तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। सही है मैम, सही है। चलिए मैम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछूँगा कि अगर हॉर्टिकल्चर के लिए जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, तो कौन-सी बुक्स हैं जो आपको लगता है कि एसेंशियल हैं, ये तो पढ़नी ही चाहिए? तो फिर वो टेक्स्ट बुक के रूप में भी और साथ में जो ऑब्जेक्टिव जो बुक्स होती हैं, तो वो कौन-कौन सी पॉपुलर बुक्स हैं? आपने कौन-सी बुक्स पढ़ी हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहीं? तो वो उन बुक्स के बारे में भी प्लीज़ बताएँ। जैसे कि हमें पता है कि अभी जो पेपर है वो बहुत ही हायर लेवल का बन रहा है, टाइम टू टाइम जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ वन लाइनर्स से या सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम चलने वाला नहीं है। ऑब्वियसली ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पर टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, लाइन टू लाइन रीड करना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। तो हॉर्टिकल्चर डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में। सबसे पहले हम लोग जनरल हॉर्टिकल्चर से चालू करेंगे। तो जनरल हॉर्टिकल्चर में बेसिक हॉर्टिकल्चर की जो बुक है बाय जितेंद्र सिंह, वो मैं प्रेफर करती हूँ। उसको अच्छे से आप पढ़िए तो आपको हॉर्टिकल्चर का फाउंडेशन आपका अच्छा होगा। प्लस हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो रिसेंट एडिशन है, उसमें भी जो बेसिक हॉर्टिकल्चर की है, वो इन दोनों से आपका बेसिक हॉर्टिकल्चर का काम हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है पोमोलॉजी, जो कि फ्रूट साइंस। तो उसके लिए हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसेंट एडिशन, उसमें सारी जो भी मेन क्रॉप्स है वो आपको करनी है कवर। उसके बाद टीके चट्टोपाध्याय की टेक्स्ट बुक ऑफ पोमोलॉजी आती है, वो आप पढ़िए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स तो उससे कवर कीजिए। और प्लस रेडी रेकॉनर ऑफ पोमोलॉजी है, जो कि वन लाइनर है। और उसके साथ कॉम्प्रहेंसिव फ्रूट साइंस है। तो उसमें आपकी थोड़ा ब्रीडिंग का सेक्शन भी कवर होगा, मतलब उसके अंदर जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है अलग अलग कैरेक्टर्स का, वो स्पेशली दिया हुआ है। तो वो बुक से आपका वो पोर्शन कवर होगा। प्लस ग्लॉस्टर्स इंस्टेंट और एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर तो आपको कवर करना ही है। फिर हमारा आता है वेजिटेबल साइंस, दैट इज ओलैरिकल्चर। तो उसके लिए हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर आपको कवर करना ही है। उसके बाद आपका आता है आईसीआर की बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल स्पाइसेस एंड ट्यूबर क्रॉप्स, तो वो आप उसके साथ लीजिए। प्लस टीसिंग की जो बुक आती है वेजिटेबल की, वो। और उसके साथ ग्लॉसस इंस्टेंट और अपना एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो ये वन लाइनर्स आते हैं। और उसके साथ फ्लोरिकल्चर का मैं बोलूंगी कि देशराज की एक बुक आती है, फ्लोरिकल्चर एट अ ग्लैंस, वो। प्लस ग्लॉसस और इंस्टेंट काफी है फ्लोरिकल्चर के लिए। उसके साथ में फ्लोरिकल्चर में एक चीज है कि देशराज की जो बुक है उसमें चैप्टर्स के बाद जो एमसीक्यू दे रखे हैं, वो आप जरूर करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। उसके बाद हमारा आता है मेडिसिनल एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप प्लांटेशन के लिए एन कुमार की बुक पढ़ सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम कम है तो मेडिसिनल एंड प्लांटेशन का जो आप पोर्शन है वो क्लॉस्टर्स और इंस्टेंट से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस थोड़े कम बनते हैं कंपेयर टू दूसरे पोर्शंस। वही मैं स्पाइसेस एंड एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए बोलूंगी कि आप सेम इसके लिए भी ग्लॉसस एंड इंस्टेंट काफी है। एंड पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी ग्लॉसस एंड इंस्टेंट काफी है। और इन सब के साथ आप एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये वन लाइनर है, तो इसको साथ में मेंटेन करना इज फाइन। इसके अलावा तो एक बार हम लोग ये सारी बुक्स पढ़ लेते हैं तो हमें नॉलेज हो जाता है, तो फिर इसके साथ ऑब्जेक्टिव्स में जो ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस आती है, वो बुक आप जरूर प्रेफर कीजिए, क्योंकि उसके अंदर सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो मॉडल टेस्ट पेपर्स भी दिए हुए हैं, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है पेपर सॉल्व के टाइम पे। ओके, सही है मैम। मैम एक चीज़ ये भी दिमाग में आती है कि
मैंने सुना था जब एसआरएफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम्म। क्या उसमें दौरान रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ना भी हेल्पफुल रहता है? क्या आपने पढ़े थे रिसर्च पेपर्स वगैरह? तो क्या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप शेयर करना चाहें तो? जब हम लोग एसआरएफ का प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है। और जो थोड़ी बहुत न्यू टर्म्स आती है तो वो अभी क्या होता है ना कि बुक्स में नहीं आ पाती है, क्योंकि बुक्स में पब्लिश नहीं होती है वो। तो उसके लिए रिसर्च पेपर आपको पढ़ना ही चाहिए। जो रिसेंट अपडेट्स है उन्हें देखते रहना चाहिए। लेकिन रिसर्च पेपर्स भी आपको जो रेप्यूटेड जर्नल्स है उन्हीं के देखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक चीज के बहुत सारे वर्जन दिए होते हैं। तो वो हमारा अल्टीमेट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको कंफर्म करनी है वो चीजें तो आप साइट पे देख सकते हैं, लाइक आईआईएचआर की साइट से, आईआरआई की साइट से, पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है आप उन पे कंफर्म करके देख सकते हो कि उनके रीसेंट जो भी टेक्नोलॉजीज वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या वेराइटीज जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए, लेकिन एक बार फिर भी एक बार रिलायबल सोर्स से उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने क्या कोई पर्टिकुलर कोर्स बाय किया था? क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो एक कोर्स खरीद लो। तो अगर मान लेते हैं कि टाइम कम है इंसान के पास, 4th ईयर में जाके अगर कोई बच्चा जागा है कि यार जेआरएफ करनी चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि इस तरह के कोर्सेज़ वगैरह लेना या कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेना हेल्पफुल रहता है? तो उस चीज़ से रिलेटेड भी चीज़ें आप शेयर करें प्लीज़। टेस्ट सीरीज तो मैं बोलूंगी कि आप लीजिए, क्योंकि वो जो पेपर्स वगैरह देते हैं वो हम लोग अगर जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ही कॉन्फिडेंस हमें आता है। तो टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए। प्लस जो कोचिंग्स जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है कोचिंग्स वो लोग ऑफर करते हैं उसका मुझे नहीं लगता है उसकी ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो नंबर ऑफ सोर्स है वो आपके कम कर सकते हो, पर लास्ट टाइम में कोचिंग्स के पास जाना इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि फिर आप अल्टीमेटली वहां से भी कंफ्यूज ही होंगे। तो बेटर है क्या आपकी बुक्स कम कर दें, जैसे कि अगर आप वन लाइनर रीड कर लिए, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो मेजर पोर्शन है वो कवर कर लिया, जो मेजर पोर्शन नहीं है उसको वन लाइनर से देख लिया, तो ये सारा सोल्यूशन है। बट सेल्फ प्रिपरेशन इज फाइन। तो मैम ये मेजर पोर्शन जैसे आपने कहा, तो क्या कोई पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं? ऐसा कोई क्या पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं कि पोमोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? ऐसा कुछ क्या है हॉर्टिकल्चर के केस के अंदर? हाँ, और ऐसा कुछ है। हम लोग पहले देखते हैं कि 120 क्वेश्चंस जीआरएफ एग्जाम में आते हैं। तो उसमें से 75 to 80% हॉर्टिकल्चर के होते हैं, बाकी जनरल एग्रीकल्चर के होते हैं। तो जितने हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस हैं उनमें से हम लोग ये मान सकते हैं, अगर हम इमेजिन करते हैं 100 क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर के हैं तो उसमें 80 क्वेश्चंस पोमोलॉजी, ओलैरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और जनरल हॉर्टिकल्चर के होते हैं। बाकी के जो 20 क्वेश्चंस है वो पोस्ट हार्वेस्ट के हो गए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक के हो गए, प्लांटेशन क्रॉप्स के हो गए, स्पाइसेस के हो गए। तो ये वाला जो पोर्शन है यूजुअली ये कम ही होता है। बाकी जो मेजर सेक्शंस है वो पोमोलॉजी है, ओलैरिकल्चर है, जनरल हॉर्टिकल्चर है और फ्लोरिकल्चर है। ओके, ओके मैम। तो एट लास्ट फाइनली आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट आर योर पर्सनल टिप्स और स्ट्रैटेजीज़? आपने क्या ख़ास चीज़ें ऐसी कर ली कि जो आप टॉप 10 में आ गए और बाकी लोग जो हैं वो टॉप 10 से पीछे हैं? तो कोई पर्टिकुलर ऑफ कोर्स हो सकता है ये दूसरे लोग भी कर ही रहे होंगे, बट आपके अकॉर्डिंग कुछ जो चीज़ें आपको जो लगता है ये तो मस्ट है, ये तो करनी ही चाहिए किसी एस्पिरेंट को, तो वो भी प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं ये बोलूंगी पेशेंस। पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग जेआरएफ के टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो जब बुक्स हम लोग नई नई परचेज करते हैं, हमारे पास बुक्स आती है, हम जब सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार हम नर्वस हो जाते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत वास्ट हो जाता है तो हम लोग कैसे रिटेन करेंगे उन सब चीज़ों को। तो उस समय थोड़ा पेशेंस हमें रखना चाहिए कि हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डील करते हैं, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर उस समय हम अपना एटीट्यूड थोड़ा भी चेंज करते हैं तो फिर आगे का जर्नी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखिए सब्जेक्ट के साथ। हाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए सब्जेक्ट के साथ, थोड़ा अटैचमेंट रखिए तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा आपको सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा। और सेकंड में यही बोलना चाहूंगी कंसिस्टेंसी। मतलब एक होता है कि हम थोड़े दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर वापस थोड़े दिन पढ़ते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमने तो सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फिर क्यों नहीं हुआ। तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ कंसिस्टेंट रहना है। ऑब्वियसली आप हर दिन एक जैसा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो, कभी आप 6 आवर्स दोगे, कभी आप 2 आवर्स दोगे, लेकिन एटलीस्ट उसको टाइम दो, थोड़ा टाइम रोज दो। तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के साथ क्लोज रहते हैं तो हमें चीजें याद रहती है। और जो आपका जर्नी में 100% देना, ऐसा कहा जाता है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो मैं इस सेइंग में बहुत बिलीव करती हूँ
कि आप अच्छे से पढ़ो, अपना 100% दो। अगर आप खुद से 100% सेटिस्फाइड हो तो रिजल्ट्स भी आपके फेवर में ही होंगे, और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपके अच्छे के लिए ही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कैंपस के बारे में पहले सोचते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं। एक्शंस कुछ नहीं है, लेकिन पहले ही सोच रखा है कि हमें IRI से करना है या वहां से करना है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करो, अच्छे से कंसिस्टेंट रहो, अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाओ कि जो मेजर है पहले हम उससे कवर करेंगे, जो कम इम्पोर्टेंट है हम उससे कम टाइम देंगे। प्लस रिवीजन करना। तो मैंने अपना एक स्ट्रेटेजी रखा था कि मैं जितना भी पढ़ रही हूँ मुझे एग्जाम के लास्ट 15 डेज में उसको रिवाइज करना है कैसे भी। तो मैंने ये एक रखा था अपने दिमाग के कि अगर मैं लास्ट 15 डेज में रिवाइज कर लूंगी तो मैं पेपर अच्छे से कर लूंगी। तो वही मैंने JRF के टाइम पे भी किया था, और वही अभी SRF के टाइम पे किया था। तो मैंने बस मैं इसलिए सारा पढ़ रही थी कि मैंने जितना भी पढ़ा है वो लास्ट 15 डेज में रिवाइज हो जाए। और ये टेक्निक सीरियसली बहुत काम करती है, क्योंकि आप लास्ट 15 डेज में सब कुछ देख लेते हो तो आप पेपर में फटाफट से कर लेते हो, क्योंकि पेपर ओनली 2 आवर्स का होता है। तो अगर आपको रिवीजन अच्छा है, आपको सब कुछ आपने रिटेन कर रखा है, तो ही आप पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, नहीं तो पेपर छूट जाता है। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ही पढ़ो जितना तुम सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि पेपर अल्टीमेटली रिवीजन से ज्यादा अच्छे से सॉल्व होता है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम में कोई नई चीजें मत पढ़ो, रिवीजन करो, और दैट्स इट। ओके, तो मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी आपने बिल्कुल सॉल्व करना मस्त लगते होंगे आपको। हाँ। बिल्कुल। तो मैम आपने ये जो रिवीजन के लिए बताया, तो उसके लिए क्या पर्टिकुलर आपने नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर किए, जो वो आपके लिए रिवीजन में हेल्पफुल रहे, या हाइलाइट्स वगैरह यूज़ किए अपनी किताबों में, या कैसे रिवीजन का आपने प्रोसेस जो है वो इजीली 15 डेज के अंदर कवर किया? एक्चुअली बहुत सारी बुक्स हो गई थी, तो मैंने सिर्फ नोट्स बनाए थे, और मैं उन नोट्स को हर रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट करती रहती थी। तो लास्ट टाइम में जो मैंने 15 डेज में रिवीजन किया था, वो मेरे जो नोट्स बिल्कुल कंसाइज्ड थे लास्ट टाइम में। उन नोट्स की मैंने अच्छे से स्टडी की थी, जो जो पॉइंट्स मुझे नहीं याद रहते थे उनको मैंने अलग से लिख लिए थे, और लास्ट टाइम में मैंने वही सब कुछ पढ़ा था। तो मुझे ऐसे लगता है नोट्स बनाना थोड़ा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, हमें कुछ नहीं आया, तो फटाफट से हमने अपने नोट्स में लिख लिया। क्योंकि इतनी सारी बुक्स हो जाती है, आप हर बुक को नहीं देख सकते हो लास्ट टाइम में, और आप अगर हर बुक के पास जाते भी हो, हर बुक से पढ़ते भी हो, तो आप नर्वस हो जाते हो कि कितना सारा मुझे पढ़ना है। तो नोट्स मुझे बेटर ऑप्शन लगते हैं, मैंने भी नोट्स से प्रिपेयर किए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि JRF के टाइम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा कम अच्छी तरीके से देखे थे, मतलब लाइटली लिया था उन्हें। तो वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही SRF के टाइम में मैंने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखे थे, और लिटरली उससे रिपीट रेट होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो आप MCQ मत करो, पर जो PYQs हैं उन्हें अच्छे से देखो, उनको अच्छे से थॉरोली स्टडी करो। तो यही है। चलो ठीक है मैम, मेरे पास तो अब तक यही क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग में आए। मैंने एज अ BSc स्टूडेंट बन के सोचा कि चलो ऐसा कुछ अगर हो, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे। बट ऑफ कोर्स जब वीडियो अपलोड होगा तो कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मैं हो सकता है आपसे पूछूं, या हो सकता है आप अपना वीडियो जब चेक करें तो आप ही उस पर कमेंट के रिप्लाईज दें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं आपको कहूँगा बिल्कुल। एट लास्ट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये टाइम दिया है। आपका अब तक का सफ़र जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत अच्छा रहा है, और अब आगे जो PhD के लिए रहेगा उसके लिए भी मेरी गुड गुड विशेज़ हैं आपके लिए। और थैंक यू सो मच, आई रियली होप कि ये जो वीडियो है बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप अगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ और टॉपिक दिमाग में आएगा तो मैं फॉर श्योर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दिवाकर, थैंक यू।